हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चों, अभी देख रहे हो कि पूरी दुनिया कोरोना के कहर में डूबा हुआ है। एक ऐसा महामारी उत्पन्न हुआ जो पूरी दुनिया को स्थिर कर दिया है। तो इससे हमें बचना है। मेरे प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें और घर पर ही रहकर स्टडी 24 के साथ मजे से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ये लॉकडाउन के समय आपकी पढ़ाई पूरी तरह से स्थिर हो गया होगा। तो इसलिए स्टडी 24 प्लस लेकर आया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। इसके साथ हमेशा जुड़े रहें और अच्छे से अध्ययन करें, अच्छा कॉन्सेप्ट को पाएं। स्टडी 24 प्लस से के साथ जुड़ने से क्या आपको फायदा होगा, वो चीज हम बताते हैं। फायदा ये होगा कि स्टडी 24 के साथ जितने भी टीचर काम कर रहे हैं, जितने भी टीचर उपस्थित हैं, वह सारे टॉप क्लास के टीचर हैं। सभी ने आपको बारीकी ढंग से पॉइंट बाय पॉइंट को समझाते हुए, बारीकी ढंग से एक्सप्लेनेशन करते हुए चैप्टर को एंड करेंगे। जो चैप्टर एंड होगा बच्चों, वो अगर आप खुद से फिर से अगर खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आएगा कि सर ने ये पढ़ाया। तो पढ़ने के तरीका को चेंज करना है पूरे बिहार के बच्चों के लिए जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर है। वो आके स्टडी 24 के साथ जुड़े और एंजॉय करें पढ़ाई को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैथमेटिक्स टूल जो होता है, टर्म होता है, संख्या, कौन कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, डैश डैश, मतलब कोई भी अदर संख्या, जो भी संख्या हो, वो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आज क्या है, किस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो चीज आज देखेंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वो पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे, बता चुके थे कि वास्तविक संख्या नंबर लाइन पे जितने भी संख्या डिनोट किया जा सकता, उसे हम वास्तविक संख्या रियल नंबर के रूप में, रियल नंबर के दायरे में रखते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में जाने थोड़ा बहुत कि परिमेय संख्या होता क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्या में एक टर्म आता है, वास्तविक संख्या में एक टर्म आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। भूमिका भी देख ली। भूमिका इसका यह होता है कि पिछले क्लास में हम लोग नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। अब इसका इसका कुछ एक और विधि के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो वो विधि है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उसने नाम दिया, अपने नाम से जोड़ा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये दोनों के बारे में हम जानेंगे पहले थोड़ा बहुत कि ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम।
क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिटेल जानेंगे कि अगला। इसी में हम लोग डिफरेंस भी क्लियर कर लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में यही जानेंगे कि ये दोनों क्या होता है या क्या है। यूक्लिड ने ये दोनों का प्रमेय, जो दोनों एक प्रमेय दिया और एक एल्गोरिदम दिया, ये दोनों होता क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल जाने। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिटेल यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, वही दोनों को कंपेयर करके हम लोग दोनों डिफरेंस बता देंगे कि ये दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यहां पे एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, दो लाइन, कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर कह रहा है कि दो संख्या, इसी चीज को हम लोग समझेंगे, इसी पॉइंट्स को ठेठ में समझेंगे। ये लैंग्वेज हिंदी, शुद्ध हिंदी में दिया गया और उम्मीद करते हैं और जानते भी हैं कि शुद्ध हिंदी बिहार के स्टूडेंट, बिहार के विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं होता है, उपयोगी नहीं है। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, शुद्ध हिंदी ऊपर से पार हो जाता है, तो इसको ठेठ में समझेंगे, ये क्या कहना चाहता है उसके बारे में समझेंगे कि यूक्लिड दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, मतलब q और r है कि a बराबर pq प्लस r। यह कहता है कि ये जहां पे यहां ये कहना है कि a और b जो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें a कह देंगे कि a बड़ा है किससे, b से, a बड़ा है किससे, b से। यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसी इक्वेशन यूक्लिड ने इस इक्वेशन को दिया और इसी का दिया गया, इसी का नाम बताया गया कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी इक्वेशन को इन्होंने प्रूफ किया, इसी इक्वेशन को दिया हम लोगों को, जो आज तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। इस प्रमेय के बारे में जानेंगे कि यह प्रमेय होता क्या है, क्या चीज के बारे में दिया गया है। यहां पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 को जब 13 में डिवाइड कर दें तो ये एक दो बार में लगता है, दस, या दो बार में लगेगा 10, आ गया 2, यहां पे 3 आया। यहां पे देखें कि ये भाजक है, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और ये आपका होता है भाज्य, और ये होता है आपका भागफल, और ये होता है इन्होंने ये बताया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
तो यहां पे हम लोग देखें, इसको मान लिया गया, इसके यूक्लिड ने इसको मान लिया कि ये जो भाजक है ये b का रूप है, और इसे जो भाज्य मान लिया यूक्लिड ने इसे a माना, और ये आपका q मान लिया, और ये तो आपका जान रहे हैं कि रेशेषफल है तो इसको r मान लिया। तो यूक्लिड ने इसे मान लिया कि भाज्य a को मान लिया भाज्य को मान लिया a, और भाजक को माना b, गुना भागफल को माना q, और प्लस शेषफल को r। यही टर्म को यूक्लिड ने बताया, यही टर्म को यूक्लिड ने बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए और बी धनात्मक, दो धनात्मक पूर्ण संख्या है, और क्यू आर भी पूर्णांक है। यहां पे ये इन्होंने कहा, एक चीज और इन्होंने बताया इसमें, ये तो कंडीशन ये तो ला दिया, लेकिन एक और कंडीशन वो बताया कि आर हमेशा बी से छोटा रहेगा और जीरो के बराबर या बड़ा रहेगा। तो यही नहीं, यूक्लिड ने यही बताया, यहां पे दिया हुआ है, यूक्लिड ने इन्होंने बताया कि यूक्लिड कि जो आर होगा, जो शेषफल होगा, वो आर वो जीरो के बराबर या तो जीरो से बड़ा और बी से छोटा होगा। क्योंकि देखिए, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब 5 से किसी को हम डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वह हमेशा b से छोटा रहेगा। जब हम 5 से जब डिवाइड किए तो ये देखिए जो शेषफल आया r आया, जो 3 आया, वो हमेशा छोटा है कि नहीं। शेषफल जब हम 5 को डिवाइड कर जब 13 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 5 से छोटा होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं हो सकता। इन्होंने ये कंडीशन बताया कि जब इन्होंने ये कंडीशन बताया कि जब a को b से डिवाइड करेंगे q बार में तो शेषफल r आएगा। लेकिन ये जो शेषफल r होगा, ये इससे हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। ये किन्होंने बताया, ये यूक्लिड ने अपना प्रमेय दिया और प्रूफ किया कि ये हमेशा b से छोटा होगा, अर्थात भाजक से हमेशा छोटा होगा। कौन? शेषफल r। लेकिन वो जीरो, या तो जीरो आ सकता है r, हम जैसे कह दें कि अगर यहां पे हो सकता है 15 रहे तो 5 या 15 यहां पे 3 बार में कटा, मतलब ये शेषफल कितना, जीरो भी, मतलब शेषफल r जो होगा वो जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहां देखे 13 से डिवाइड किए, 13 में डिवाइड किए, यहां पे 3, मतलब ये r 3 आया। तो यूक्लिड ने ये बताया कि एक इक्वेशन दिया यूक्लिड ने कि a बराबर जो होगा बी क्यू प्लस आर होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। तो इन्होंने, यूक्लिड ने ये बताकर गया और उसी चीज को हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और यही कंडीशन आपका सारा कि इन्होंने a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया, जहां r बोला कि वह हमेशा b से छोटा होगा। हम यहां प्रूफ करके भी बता दिए कि ये 5 है, 5 को जब हम 13 से डिवाइड किए, 13 को जब हम 5 से डिवाइड किए तो 2 बार में डिवाइड किए, तो यहां शेषफल आया 3। ये देख रहे हैं कि 5 से हमेशा छोटा है कि नहीं। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो ये जीरो होगा, अर्थात ये हम ये कंडीशन यहां पे दे चुके हैं, यहां कंडीशन बता चुके हैं कि ये r जो होगा, शेषफल जो होगा वो जीरो के बराबर या बड़ा, लेकिन वह हमेशा b से छोटा होगा, जहां b है क्या, भाजक है, जहां b क्या है, भाजक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन जो परिमेय दिया वह सीधा सीधे ये समझ सकते हैं
फेंट में समझ सकते हैं कि जब किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा या हमेशा भाजक से छोटा होगा। लेकिन जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा, हो सकता है 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा हो। बस इन्होंने यही बताया और कुछ नहीं दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है। तो यहां से क्लियर हो गया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है, क्या चीज इसमें बताया गया, वो डिटेल हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, ये यूक्लिड ने ही इसको बताया। यूक्लिड ने 2 परिमेय दिया, एक परिमेय दिया यूक्लिड विभाजन परिमेय और एक दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब विभाजन के बारे में, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में तो हम लोग समझ गए कि यूक्लिड विभाजन परिमेय जो होता है वो एक इक्वेशन दिया a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होगा वह 0 या 0 से बड़ा हो गया 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। वो एग्जाम्पल देके हम लोग समझ गए कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये क्या चीज है इसके बारे में हम समझेंगे। एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। एक ऐसी श्रृंखला है, एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, सीधा सीधी समझे, एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने, कोई क्वेश्चंस होगा उसको एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। और वह समस्या क्या है, उस चीज को हम लोग समझेंगे कि वह समस्या है क्या। यहां पे पहला स्टेप यहां पे दिया हुआ है कि 2 धनात्मक संख्या यहां दिया हुआ है कि 2 धनात्मक संख्या a और b, a हमेशा बड़ा होगा b से। वो एल्गोरिदम ने बता दिया था कि 2 धनात्मक लेंगे वहां पे a जो लेंगे वो b से हमेशा बड़ा होगा। ऐसे भी जानते हैं जो भाज्य होगा वो भाजक से बड़ा होगा, है ना। का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों स्टेप की आवश्यकता होती। इन्होंने एक HCF निकालने की प्रक्रिया ढूंढा। एल्गोरिदम ने एक HCF महत्तम समावर्तक निकालने की प्रक्रिया को ढूंढा। वह समस्या से निपटने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसका नाम दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। वो विशेष प्रकार की चरण है, स्टेप है, चरण में बांटा गया, स्टेप में बांटा गया। वह कौन कौन सी स्टेप में बांटा गया, क्या उन्होंने यूक्लिड ने क्या इसका परिमेय के रूप में परिभाषित किया, उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि क्या क्या इन्होंने दिया। तो यहां पे पहला स्टेप इन्होंने ये बताया कि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्यू आर ज्ञात करते हैं। कि यहां पे ये कह रहा है कि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्यू आर ज्ञात करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां यहां पे सुधार लीजिएगा b होगा, जहां r जो होगा वो 0 के बराबर या b। ये तो परिमेय दे चुका था ऊपर। जैसे यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे इस पॉइंट्स को समझिएगा बारीकी ढंग से, है ना, कि यहां पे a तो बड़ा है b से। इन्होंने ये 2 धनात्मक लिया, कोई तो एक बड़ा होगा, हम a को मान लिया बड़ा है और b छोटा है। यहां से देखने के भी पता चलता है, इस इक्वेशन से पता चलता है कि b हमेशा छोटा होगा। जब a को b से डिवाइड किए, तो हो सकता है कोई संख्या में लगे, कोई पूर्णांक कोई पूर्ण संख्या के से लगे, तो वह पूर्ण संख्या को हम मान लिए q। हम नहीं माने, यूक्लिड यहां पहले भी मान चुका है, q मान चुका है, मान लें q। अब यहां पे कुछ लगेगा, कुछ आएगा, यहां से b q बार में लगाएंगे
तो यहां पे आएगा आर। क्या आएगा? आर आएगा, मतलब कुछ शेषफल आएगा। आर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन वो हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये हमेशा बी से छोटा होगा। पिछला मैं बता चुके हैं परिमेय में कि वो 5 से डिवाइड किए तरह, तो जो शेषफल आया 3 आया, मतलब 5 हमेशा छोटा आया कि नहीं। जब ए को बी से डिवाइड किए तो क्यू बार में लगाए, तो क्यू बार में लगाए, यहां पे आया कितना? आर। क्या लगाए? आर। जब ये आर आया शेषफल आर में, अब ये अगर ये कह रहा है यहां पे 0 नहीं है, मान लिया जाए यहां पे 0, आर नॉट इक्वल टू 0, तो आर नॉट इक्वल टू 0, तो अब आर में आर से फिर भागा देंगे। एक बार में लगाएं तो ये इक्वेशन प्रदान हुआ। यहां पे फर्स्ट चरण में ये आया कि फर्स्ट चरण दिया, स्टेप 1 दिया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर अभी नॉट इक्वल टू 0, मान लिया जाए आर नॉट इक्वल टू 0। जब एक बार में नहीं लगा, फिर वो बोलो, उन्होंने बोला कि जब एक बार में नहीं लगा तो फिर जो शेषफल आया, अब जो शेषफल आया जो बी, शेषफल से फिर बी को डिवाइड करेंगे, शेषफल से बी को डिवाइड करेंगे, बी यहां पे ले लिए भाज्य की जगह पर, और फिर इन्होंने लगाया Q1 वाला, यहां Q लगा दी Q1, वहां Q था यहां Q1 दे दिए, और यहां पे कुछ फिर आया, कुछ आया होगा R बराबर Q, तो RQ1 आया होगा यहां पे, यहां फिर एक शेषफल बचा दिया। यहां भी बोला उन्होंने कि R नॉट इक्वल टू 0, R नॉट इक्वल टू 0, यहां फिर इन्होंने ये बताया कि R यहां पे B जो होगा वो RQ1 प्लस R1 होगा, यहां भी R नॉट इक्वल टू 0 है। अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ने बताया कि ठीक है, यहां ने इसको डिवाइड किए तो यहां पे R नॉट इक्वल टू 0 है, फिर डिवाइड किए तो R नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह प्रक्रिया कितना तक करते रहेंगे? तो उन्होंने एक वर्ड बोला, एक कॉन्सेप्ट बोला कि इसको वहीं तक डिवाइड करेंगे, वहां तक डिवाइड करेंगे जब तक R इक्वल टू 0 आ जाए। इसको वहां तक डिवाइड करें, उतने चरणों में ले जाएंगे, उतने स्टेप में ले जाएंगे जब तक R बराबर 0 नहीं आ जाए। R बराबर 0, जब तक R बराबर 0 आ जाए। R बराबर अगर 0 आ गया, मतलब R कहने का मतलब शेषफल अगर 0 आ गया, इसका मतलब वहां से वो क्लियर हो गया। अगर वो R बराबर 0 आ गया, तो जो R बराबर 0 आया, मान लिया जाए कि यहां पे R बराबर 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड किए वही मेरा एचसीएफ का रूप ले लेगा, वही भाजक, प्राप्त भाजक ही एचसीएफ हो जाएगा। प्राप्त जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। पहले बार में डिवाइड किए तो R शेषफल आया, मतलब यहां पे कटा नहीं, तो अगला बार फिर स्टेप में क्या किए, B को यहां पे लाए और R से डिवाइड किए, फिर आया, शेषफल नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, मतलब R नॉट इक्वल टू 0 आया। मान लिया जाए कि अगला स्टेप में R नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, R इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यही R1 जो होगा, मतलब फिर हम R को लगाएंगे, यही जो R1 होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। जहां 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में 0 आ जाए, जिस स्टेप में 0 आ जाए, उसी का जो भाजक होगा, उसका जो भाजक होगा वह क्या होगा? वही एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, ये किसने बताया? ये यूक्लिड ने बताया। तो यूक्लिड ने ये बताया, 3 चरण में लिया, ए और बी इक्वल टू, यूक्लिड ये दे दिया। दूसरा दिया कि R इक्वल टू 0, तो बी पूर्णांक को ए और बी का एचसीएफ यदि R 0 के बराबर नहीं है तो पुनः बी और R के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। मतलब यहां पे 0 फर्स्ट स्टेप में चरण में 0 नहीं आया, तो फिर से क्या करेंगे, उसको फिर लगाएंगे परिमेय, क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाकर फिर सॉल्यूशन करेंगे। अगर नहीं फिर से 0 आया, फिर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय, जब तक यूक्लिड विभाजन परिमेय तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 आ जाएगा मतलब स्टॉप हो जाएंगे, वहीं पे स्टेप
रुक जाएगा और वही वहां पे जो जिससे हम डिवाइड होगा, जहां पे जिस स्टेप में 0 आएगा उसी का भाजक वही संख्या जो होगा जिससे काटेंगे वही मेरा वो जो भाजक आएगा वही एचसीएफ कहलाएगा। ये किसने बताया? यूक्लिड ने। तो अब यहां से हम लोग क्लियर हुआ कि यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो एल्गोरिदम जो है जो परिमेय है वह एक स्टेप ने उन्होंने कह दिया कि ये होता है, इन्होंने इसमें एक थ्योरम दिया, एक थ्योरी दिया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा, वो कहा था। लेकिन एल्गोरिदम में उसका यूज किया, एल्गोरिदम में उसका यूज किया, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एचसीएफ निकाला। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि वह एक स्टेप है, उसका उपयोग करके एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट को तैयार किया, एल्गोरिदम से उसका एचसीएफ निकाला, बस यही था और कुछ इसमें नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि एल्गोरिदम और परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समझ में आ गया हो। तो विभाजन जो परिमेय है उन्होंने परिमेय दिया और उस परिमेय को यूज किया एल्गोरिदम में और एल्गोरिदम में यूज करके एचसीएफ निकाल दिया, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा डिटेल हो गया होगा कि विभाजन परिमेय क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पे कि अगला पॉइंट्स क्या है। तो ये पॉइंट्स स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में दिया था, क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे कह रहा है कि नोट एक लिखा हुआ है कि यहां यूक्लिड विभाजन परिमेय एल्गोरिदम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा जाता है, मतलब पॉजिटिव के लिए ही लिखा जाता है, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू के बारे में यहां पे जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में जिक्र किया गया। पॉजिटिव संख्या को लेकर आगे बढ़ा है ना, पॉजिटिव इंटीजर को लेकर आगे बढ़ा, यही कहना था इसका नोट में। मतलब वो हमेशा जो यूज होगा एल्गोरिदम परिमेय या एल्गोरिदम जो कॉन्सेप्ट यूक्लिड ने दिया वह किस के लिए दिया, वह पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर समझ में आ गया हो। इसी तरह हम लोग डिटेल करके एक एक पॉइंट को समझेंगे। स्टडी 24 प्लस का यही उद्देश्य है कि हर बच्चे जो कमजोर है, समझ में बहुत कम आता है, उसको भी समझाना और उसको भी साथ लेकर चलना और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना, ये स्टडी 24 प्लस का उद्देश्य है। आप लोगों के लिए हमारी टीम हमेशा 24 घंटे आपके साथ आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप स्टडी 24 के साथ जुड़े रहिए, है ना, लर्निंग ऐप से। चलिए एक यूज करते हैं, इसका तरीका को समझते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में तो हम समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, उसके बारे में तो हम लोग समझ में आ गया, समझ गए। अब इस चीज को हम डिटेल समझेंगे और बारीकी ढंग से समझेंगे, इसको यूज करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यूज करके हम लोग समझेंगे कि एल्गोरिदम जो होता है वो क्या होता है, इसमें हम यूज करने का तरीका को हम समझेंगे, यूज कैसे होता है। तो देखते हैं, ए बराबर 480 और बी बराबर मानते हैं 75, जहां यहां ए बड़ा है बी से, जहां ए बड़ा है किससे, बी से। अब हमको विभाजन एल्गोरिदम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से
यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग इसको यूज करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें कर सकते हैं। तो यहां पे देखें कि a बराबर यहां पे दिया हुआ है कि मान लिया कि a इक्वल टू 420 और b इक्वल टू 75। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किए और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो यहां से देखेंगे 75 से डिवाइड किए किसको, 480 को, ठीक है। अब यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये 75 480 है, कितने बार में डिवाइड करेंगे जो भाग लग सके। तो यहां पे 480 इसके नजदीक देखेंगे, इसके नजदीक क्या चीज आता है, इसके नजदीक वो चीज को समझेंगे। तो यहां पे कितना बार में लगाएं, 75, 150, 150, 300, तो ये 6 बार में लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 6 बार में लगता है कि नहीं। तो 6 पंचे 30, 7 छक 42, 42 और 3 45, है ना। 6 पंचे 30 0 और 7 छक 42 और 3 45, इसको डिवाइड किए तो यहां पे आया 30। पहले चरण में देखा गया, पहले चरण में देखा गया कि 480 इक्वल टू 75 इंटू 6 अब प्लस 30 आए, जहां आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर 0 नहीं आया। तो एल्गोरिदम का मतलब यूक्लिड का कहना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कहना था, उसका जो परिमेय था, उसका जो कॉन्सेप्ट था, यूक्लिड ने कहा कि इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आर इक्वल टू 0 ना आ जाए। फिर हम क्या किए, अब इसे लिए शेषफल जो आया, शेषफल से अब उसी भाजक को हम डिवाइड किए जिससे हम पहले डिवाइड कर चुके थे। तो इसको फिर लगाते हैं 2 बार में, 60, 15 है। यहां भी देखें कि आर नॉट इक्वल टू 0 आया। दूसरे चरण में भी जब लिए, जितना इतना चरण में स्टेप पे लेना है कि जब तक वो 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। फिर अब हम किससे 75, ये तो यही ले लिया। अब ए बराबर, क्योंकि हमको इक्वेशन में यहां लिखना है, इक्वेशन है ए बराबर बी क्यूब प्लस, तो 75 इक्वल टू 30 इंटू 2, अब प्लस कितना 15। यहां भी आर नॉट इक्वल टू 0 आया, यहां भी आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया। अभी 2 चरण में लाए, 2 स्टेप में भी काम किए तो 0 नहीं आया, तो तीसरा स्टेप भी हम यूज करेंगे, तीसरा स्टेप भी काम करेंगे। तो तीसरा स्टेप जब हम काम किए, देखे कि 15 दूनी 30, मतलब ये 30 आ गया 0, मतलब आर इक्वल टू 0 आ गया। कितने स्टेप में, तीसरा स्टेप में 0 आया, मतलब यहां पे 30 इक्वल टू 15 इंटू 2 और प्लस 0, यहां पे आर इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया बच्चों, आर इक्वल टू 0 आ गया, आर इक्वल टू 0 आ गया। यहां पे शेष 0 आ गया, क्या आया, शेष यहां पे 0 आ गया, है ना। तो जब शेष यहां 0 आ गया तो यहां लिख सकते हैं अतः तो यहां पे जब तीसरा स्टेप में शेष इक्वल टू 0 आ गया तो यहां पर हम रुक जाएंगे, रुक जाते हैं। और जहां जिस स्टेप में 0 आ गया,
जिस स्टेप में जीरो आ गया, मतलब उसका कहना, यूक्लिड का कहना है कि जिस स्टेप में जीरो आ गया, जो स्टेप में जीरो आया और उसका जो भाजक होगा, उसका भाजक का मतलब हुआ कि ये इसका भाजक 15, क्योंकि तीसरा स्टेप में आया तो तीसरा स्टेप में जो भाजक है ये कितना है, 15। हम कहेंगे कि यही जो होगा HCF होगा। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि अतः यहां से जीरो आ गया तो यहां पर हम रुक जाएंगे और कहेंगे कि इसका HCF जो होगा तो 480 और 75 का HCF जो होगा वो 15 होगा। यही यूक्लिड विभाजन का कहना था, यही यूक्लिड का कहना था, है ना। तो तीसरा स्टेप में यहां पे जीरो आया, r बराबर जीरो आया, मतलब यही किसका कहना था, यूक्लिड का कहना था कि तब तक डिवाइड करते चलो, तब तक डिवाइड करते चलो कि जब तक वो शेषफल जीरो ना आ जाए। अगर शेषफल जीरो आ गया, जिस स्टेप में शेषफल जीरो आया उसी का भाजक क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमने निकाल दिया कि HCF क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कह रहा है, क्वेश्चन ही दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण 1 है, उसी का उदाहरण 1 है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे, चूंकि हम मान लेंगे कि 12576 मान लेंगे कि क्योंकि वो ए भी मान दो धनात्मक पूर्णांक मान रहा है, यूक्लिड पहले नहीं, वो पहले ही बोल दिया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। तो ए और बी यहां पे मान लिया कि ए ये दिया हुआ है और बी इक्वल टू दिया हुआ है 4052। ठीक है, मान लिया गया कि मान लिया ये। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से रेड पेन लेते हैं, यूक्लिड परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग देखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोग फिर से एक बार काम करेंगे, डिवाइड करेंगे कि 400, हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का और डिवाइड करेंगे 4052 से, डिवाइड करेंगे किसको, 12576 को, 12576 को डिवाइड करेंगे और कितने बार में लगाएंगे इसके बारे में समझेंगे कि 4052 यहां 12576 है, तो 12576 है तो कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4000 सीधा सीधी 4000, ये 12000, 4 तिया 12000, तो 3 बार में इसको लगाते हैं। तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये आ गया 0, 4 तिया 12, देख लीजिए 52, 50 तिया। ठीक है, अब यहां से अगर 0 आएगा, 2 आएगा, 420, क्या 0 आया। तो यहां भी इन्होंने पहला चरण जब देखे तो पहला चरण में आपका 12576 इक्वल टू यहां पे R नॉट इक्वल टू 0,
आर नॉट इक्वल टू 0 आया। आर नॉट इक्वल टू 0 आया। पहले चरण में जब इसको डिवाइड किए तो आर नॉट इक्वल टू 0 आया। जब इसको फिर हम दूसरा स्टेप में ले गए, मतलब इसको फिर से हम डिवाइड किए, 4052 को लगाएं। जब 4052 को लगाएं, फिर से हम डिवाइडेशन करने की कोशिश किए तो यहाँ 4000 और यहाँ 4042 है। इसको हम लगाते हैं कि 9 बार में अगर लगाते हैं तो 9 दूनी 18, 42, 9 बार में लग जाएगा। तो 9 बार में जब लगाते हैं तो 9 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 है ना, तो 36 और 1 37। और तो नहीं लगेगा, 37 80 80 30 तो नहीं लगेगा। तो यहां से हम 2, 15 में से 8 गया 7 और यहां पे आ गया 15, यहां पे बच गया 9 2 272। अब फिर क्या किए, 272 में डिवाइड किए, नहीं होगा वहां से, एक बार और लगा देते हैं, 420 को लगाएं। तो 420 में जब लगाएं फिर से डिवाइड, दूसरा चरण, पहला चरण तो ये आया। दूसरा स्टेप में जब देखें प्लस आर नॉट इक्वल टू 0 आया। मतलब दूसरा स्टेप में भी आर नॉट इक्वल टू 0 आया। जब फिर से मैंने डिवाइड करने की कोशिश किया तो ये एक बार में लगा है ना, और एक बार में लगा और 272 आया और 0 यहाँ पे 8, 10 में से पैंचा लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 2 आया 11, 11 में से यहाँ से फिर हम पैंचा लेंगे तो 11 बचेगा, एक तो चला गया 11 बचा, तो एक आया तो 11, एक लिए तो 11, 11 में से 7 जाएगा, आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1 ही होगा ना। फिर से जब हम लेने की कोशिश किए तो 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 आर नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब फिर से हम जब देखें तो आर नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब फिर से 0 नहीं आया। तो फिर से 0 जब नहीं आया तो कैसे इसको लाएंगे, फिर से हम डिवाइडेशन करेंगे, फिर यहां पे नहीं हो पाएगा। फिर से हम ये 148 लिए, फिर एक बार में लगेगा, एक बार में लगाएं, 12 में से 8 4, यहां बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और 1, 124। फिर लगाएं तो यहां चौथा स्टेप में भी देखा गया कि 272 148 गुना 1 प्लस 124, यहां आर नॉट इक्वल टू 0 आया। फिर एक बार में लगाए 124, मतलब ये बहुत स्टेप जाएगा, 4-5 स्टेप तक ले जाएगा। चौथा स्टेप तो हो गया, 5वां स्टेप काम कर रहे हैं। ये देखा गया कि फिर से जब 148 में हम जब डिवाइड किए, 148 में जब हम डिवाइड किए किससे, 124 से गुना 1 प्लस 24, यहां भी आर नॉट इक्वल टू 0 आया। मतलब यहां भी देखा गया कि आर नॉट इक्वल टू 0। फिर से मैंने क्या किया, 124 को लगाया और लगाने के बाद देखा गया, फिर इसको लगाएं कितना बार में, 24 3 72, 24 चौका 96, 16 4 8 96, 5 बार में
120 आएगा, 4 आया। छठा स्टेप में भी जब देखा गया तो 124, 24, यहां फिर देखा गया कि कितना है, 24 इंटू 5 प्लस 4 आर नॉट इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों अगला बार में 24 आया, 8 मतलब लगाया कितना, 8 6 चौक 24, मतलब यहां पे 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये छठा 1 2 3 4 5 6 सातवां चरण में जाकर, सातवां चरण में जाकर, यहां से देख लेंगे, यहां से सीधा इधर जाएंगे, सातवां चरण में जाकर ये स्टेप आ गया कि 24 इक्वल टू 24 इक्वल टू 4 गुना 5 प्लस 0, यहां r इक्वल टू 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पे शेषफल आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका इन संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। तो बच्चों यहां पे हम लोग देखें कि एक लंबा सा क्वेश्चन था कि यहां पे कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके ज्ञात किए। तो हम लोग क्या किए कि ए को मान लिए, ए बड़ी संख्या ए होता है, छोटी संख्या बी होता है, डिवाइड किए। तो इतना स्टेप में लगने के बाद देखा गया कि यूक्लिड विभाजन पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण में जाकर यह स्टेप सातवां चरण में जाकर r बराबर 0 आया बच्चों। तो इस चीज को हम लोग समझें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम एक श्रृंखला है जिससे हम लोग एचसीएफ को ज्ञात करते हैं, एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। ये किसका देना, यूक्लिड ने दिया था इसको, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। हो गया है ना। दूसरा उदाहरण, बुक का ही दूसरा उदाहरण है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? बुक का ही दूसरा उदाहरण है कि यहां एक सवाल दिया है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। तो बच्चों यहां पे हम लोग देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक है। यहां कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप में होता है, और एक बोल रहा है कि तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे माना एक धनात्मक संख्या है और b = 2। आप बच्चों ये बोलिएगा b = 2 कहां से आया सर? जैसे यूक्लिड ने ये बताया था कि a बराबर BQ + R, BQ प्लस क्या बोला था? R।
जब इस इक्वेशन को कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होता है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, तो जब हम यहां पे इसके नीचे लिखेंगे, देखिए 2q लिखेंगे मतलब r प्लस आर, आर यहाँ इक्वल टू 0 होगा, इस कारण से इसको 2q लिए। तो यहां देखो ये जो b आया, b के नीचे क्या आया, तो इस कारण से इसको माने b इक्वल टू 2 मान। अगर यहाँ 3q होता तो क्या मानते हैं, तो 3q होता तो मानते क्या, वही b बराबर मानते 3। तो यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से फिर से हम लोग देखेंगे, इसमें लगाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग फिर से देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो सकता है, क्या चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं, उस चीज के बारे में समझेंगे। जब देख रहे हैं यहां पे कि बच्चों b इक्वल टू 2 है, बच्चों b इक्वल टू 2 है, लेकिन यहां पे हम लोग जानते हैं कि r जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 20 से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो b से छोटा या 0 के बराबर होगा। r जो होगा 0 के बराबर या बड़ा होगा r से 0 से, या b से छोटा होगा। तो यहाँ b इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो हम कैसे, जब b इक्वल टू 2 है, जब b इक्वल टू 2 है तो r बराबर, तो हम r बराबर लिख सकते हैं, तो हम r बराबर या तो 0 ले या तो 1 ले। दो नहीं ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब 2 लेंगे तो वो b के बराबर आ जाएगा, लेकिन यहां पे कह रहा है कि r और b बराबर कभी नहीं हो सकता, b बड़ा रहेगा हमेशा, इस कारण से हम 2 नहीं लेंगे, 2 को हटा देंगे तो हम ले सकते हैं। चलिए इस चीज को समझेंगे कि मान लिया कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, माना a धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b इक्वल टू 2 है, जहां b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 2 है बच्चों। जब b इक्वल टू 2 है तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो 2 कैसे आया वो समझ में आ गया कि 2 यहां इस रूप में जब लेंगे तो हम लोग यूक्लिड विभाजन कहता है कि ये रूप होता है, इसी चीज को हम यहां पे कर दिए, लिख दिए, तो यहां पे b बराबर 2 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग देखें कि a प्लस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन, ये होता है ना। यूक्लिड विभाजन ये कहता है कि a बी क्यू प्लस आर, लेकिन जहां पे r कह रहा है या तो 0 लेंगे या तो 1 होंगे, इस कंडीशन से हम लोग देखें कि या तो r 0 होगा या तो 1 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसलिए a का संभव मान लेने पर, तो a का संभव मान हम ले सकते हैं। तो जब a का मान अगर लेते हैं तो b के जगह पर 2 हम पुट करेंगे और q रहेगा, और पहला लेते हैं r 0, तो यहां आ गया a बराबर 2q। a बराबर क्या है बच्चों, 2q। a बराबर यहां पे 2q आया, तो यहां a बराबर 2q आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सम संख्या होगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड जो होगा वो 2 से 2, एक गुणनखंड जो होगा वो 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, जो एक सम संख्या होगा, जो एक सम संख्या होगा, क्यों सम संख्या होगा, क्योंकि a का एक गुणनखंड गुणनखंड 2 है। तो यहां से हम कह सकते हैं
कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो यहां से क्लियर पता चला, हम प्रूफ भी कर दिए कि हाँ प्रत्येक धनात्मक जो होगा, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या किसके रूप में होगा, 2q के फॉर्म में होगा, 2q के रूप में होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्लियर देखें कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जहां b बराबर 2, b बराबर 2 कैसे माने कि यहां पे ये जो दिया हुआ b का रूप दिया हुआ, यहां पे हम देख लिए कि क्वेश्चन लिख लिए। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम जब देखें कि ये बराबर, ये तो एक यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड का एक क्या बोलते इक्वेशन है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम b के जगह पर पुट किए 2 और r के जगह पर जो होते a बराबर 2 q आया, जहां a बराबर 2 q आया, तो हम कह सकते हैं कि एक सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक यह सम संख्या होगा, क्योंकि a का एक दूसरा फैक्टर जो है वो 2 है, एक फैक्टर उसमें क्या है, 2 है। 2 इंटू क्यू कर सकते हैं, तो 2 एक फैक्टर 2, 2 से कोई भी संख्या जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा सम संख्या बनाएगा। दोस्तों तो बच्चों यहां समझ में आ गया होगा कि क्या है यहां पे। अगर यहां पे 3q दिया रहता तो वही होता। तो इस चीज के नेक्स्ट अब हम लोग को ये करना है, अब हम लोग को समझना है यहां पे कि a का, ये पहला स्टेप से समझे, पहला स्टेप में ये समझ में आ गया। दूसरा स्टेप में हम लोग को ये ले जाना है कि दूसरा स्टेप में हम लोग को समझना है कि 2q एक एक सम संख्या, क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक है। तो जब a का संभव मान, तो a का संभव मान a बराबर 2q प्लस 1, तो यहां r इक्वल टू 1 पुट करेंगे। bq यहां पे 2q प्लस तरीके r होगा। तो यहां पे हम लोग 2q प्लस r का जगह पर 1 लेंगे। बच्चों यहां पे a का मान 2q प्लस 1 आया, a का मान 2q प्लस 1 आया। तो यहां पे हम लोग देखें कि 2q प्लस 1 आया, इसका मतलब हुआ कि यहां तो एक धनात्मक पूर्णांक है, और अभी हम लोग प्रूफ किए, कि ये जो होगा ये आपका सम संख्या है। अगर ये नहीं होता d बराबर 2q, तो हम सम संख्या किए। इसमें सम संख्या में जब एक जुट जाता है, सम संख्या में जब एक जुट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा, 2q प्लस 1 के रूप में होगा। तो बच्चों हम लोग यहां पे देखें कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में। तो हम लोग पूरी तरह प्रूफ कर दिए कि जब भी आपको कुछ भी यहां पे दे सकता है, 2q 3q 4q कुछ भी दे सकता है, तो हम लोग सीधा सीधे पहले मानेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, a धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यहां पे b बराबर 2 मानेंगे, क्योंकि यहां पे जो एक फॉर्म के रूप में लिए, तो ये यूक्लिड ने ये दिया था इक्वेशन, उसी में जब पुट किए तो b इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 0 है, मतलब 2q प्लस कुछ नहीं है, तो ये कह दिए। तो यहां पे अगर 3q होगा तो यहां 3 देते। तो इस चीज को हम लोग समझे कि क्या होता है, क्या चीज है ये यूक्लिड विभाजन, एलोगरिथम का प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझे, है ना। आगे और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है।
तो बच्चों सेम सवाल है प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग अभी जस्ट बताएं क्या क्या करना है इसमें। तो यहां पे देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन लेते हैं, एकदम बारीकी ढंग से देखना है कि क्या चीज कहना चाहता है। दर्शाए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहीं से सब कुछ लेंगे। तो यहां पे हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या, यूक्लिड ने क्या बोला था मानने के लिए, बोला कि माना कि ए धनात्मक संख्या है। यूक्लिड ने बोला था कि ए एक धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला ना। विषम पूर्णांक माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहां पे मान लिया गया कि एक जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहां चीज से हम लोग प्रूफ करते हैं, बी बराबर यहां क्या होगा, जहां बी बराबर मानेंगे 4। देखिए है ना, इसको जब हम लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस 1, तो यहां भी हम लेंगे 4q प्लस 1, क्योंकि एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेती है। तो b बराबर 4, r बराबर कितना 1। r बराबर 1, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि यहां पे a बराबर, इन्होंने ये बोला था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये क्यू प्लस बी, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जब यहां पे देखा गया, यूक्लिड ने ये बोला था कि जो r होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ये किसने बताया, ये यूक्लिड ने बनाया। ये यूक्लिड ने बोला कि या तो जो r होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो उसी चीज को तो यहां पे देखें कि b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू 4 है। तो r का पॉसिबल मान, जो संभव वैल्यू होगा, संभव मान होगा, वो क्या होगा बच्चों, संभव मान यही होगा कि ये r जो होगा वो 4 से छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो पहला तो मान लेते हैं ये 0 होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या 4 होगा, 4 नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं 4 होगा, क्योंकि यूक्लिड ने ये कहा और ये क्वेश्चन बन दिया कि जो r होगा वो b से हमेशा छोटा होगा, वह b से बड़ा नहीं हो सकता, b से हमेशा छोटा होगा, ना तो b के बराबर होगा। तो r का संभव मान 0 1 2 3 आया। r का संभव मान क्या आया, 1। तो देखते हैं, a का संभव मान, इसलिए a का संभव मान क्या क्या हो सकता है, संभव मान वो चीज ध्यान देना बाबू, ध्यान देना बच्चों। इधर देखिए a बराबर होगा, अगर हम r बराबर 0 रखते हैं, अगर r बराबर 0 रखते हैं, जैसे a का संभव मान हम पुट किए, ये डायरेक्ट ले लेते हैं बाबू, कि r बराबर अगर 0 लिखते हैं तो यहां से देखो कि बी क्यू प्लस आर, बी क्या है 4, क्यू आर कितना लिए 0, एक मान ये हुआ, हाँ एक मान ये हुआ, r बराबर 0 है तो इससे कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा मान होगा जब r बराबर 1 लेंगे, तो जब r बराबर 1 लेंगे तो 4q प्लस 1 होगा। दूसरा जब लेंगे हम 2, r बराबर 2 लेंगे तो a का मान होगा
4 क्यू प्लस 2। फिर तीसरा मान होगा और तीसरा मान होगा 4 क्यू प्लस 3। जब आर को हम यहां पुट कर दिए और बी को यहां जब पुट किए, आर को जब यहां पे, बी को यहां पे पुट किए और आर को यहां पुट किए, तो मुझे मान मिला, वैल्यू मिला इतना 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप में है। किस संभव, ए का संभव मान 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2 और 4 क्यू प्लस 3, इस रूप में इसका मान मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज को समझे कि आर बराबर और बी बराबर जब पुट किया, तो यहां पे ये कह रहा है जब आर बराबर में बी और आर का वैल्यू पुट किया तो ये ए का वैल्यू ये दिया। लेकिन हम लोग यहां पे मान चुके हैं कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग मान चुके हैं, चूंकि अतः ए एक धनात्मक पूर्णांक, हम लोग मान चुके हैं कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 4 क्यू और यहां 4 क्यू, तो 4 क्यू और तो यहां पे हम देखें, आता है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां पे तो 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 धनात्मक सम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर सम संख्या है। तो यहां से कह सकते हैं 4 क्यू है ना, 4 क्यू 4 के रूप में नहीं हो सकता, ये एक सम संख्या होगा। 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 एक धनात्मक सम संख्या होगा, क्योंकि इसमें क्योंकि एक सम संख्या, एक जो फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड सम संख्या है, तो होगा कौन? तो इसलिए ए का धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 होगा। तो बच्चों, यहां पे प्यारे बच्चों, यहां से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज मानना होता है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप में होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। तो हम लोग क्या किए कि मान लिए कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां बी बराबर 4, यूक्लिड विभाजन का परिमेय जब यूज किए तो एक असंभव मान आया 4 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप में आया। लेकिन अतः एक धनात्मक ए जो है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम जब संख्या होगा तो वो 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सम संख्या का रूप है। वह सम संख्या का रूप है, ये विषम संख्या का रूप नहीं है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर जो होगा, एक गुणनखंड जो होगा वो 2 है। एक गुणनखंड जो होगा 2 होगा। जैसे यहां पे अगर लेना चाहेंगे तो 2 और 2 क्यू प्लस 1, क्या एक फैक्टर देखिए 2 है, तो इस कारण से ये सम संख्या होगा, विषम संख्या कभी नहीं हो सकता।
तो इसलिए विषम संख्या होगा क्या, इसके अलावा जो बचा है 4q+1 और 4q+3, ये जो होगा वो एक धनात्मक विषम संख्या के रूप में हो सकता है, रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी कड़ी जो हो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो आगे आप अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है, क्या चीज कहना चाहता है अगला सवाल। उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन लेंगे। विक्रेता के पास काजू की बर्फियां की संख्या 420। सेम होगा बादाम की बर्फियां की संख्या, डॉट डॉट का मतलब होता है सेम, कर वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, ठीक है, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है। यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है, सीधा सीधी सवाल, यूक्लिड विभाजन यहां भी यूज होगा। जैसे कह रहा है कि काजू की बर्फियां, यहां पे काजू की बर्फियां इस ढंग से लगा हुआ है, पूरा भरा हुआ है एक थाली में, और ये बादाम का है, यहां बादाम पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ बादाम की बर्फियां। अब ये कह रहा है कि यहां से ऐसे ये दोनों एक यहां से उठा के, देखिए यहां पे अगला कर रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है और ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है, स्थान भी न्यूनतम घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है। तो देखो बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना कि यहां पे काजू है इसमें और बादाम इसमें भरा हुआ, यहां से ऐसा मिनिमम HCF हाईएस्ट कॉमन, मैक्सिमम ऐसी कौन सी संख्या यहां कितने बर्फी लें जो अगर हम ढेरी बनाएं, ढेरी जब बनाए तो सब जो ढेरी बने वह समान ढेरी बने, मतलब ऊंचाई जो होना चाहिए इसका भी अगर निकाल के दे तो यहां से भी, और इसका जब निकालें तो यहां भी ऊंचाई जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अर्थात कि यहां पे ऐसा संख्या वाला जितना भी अगर बर्फी यहां पे मौजूद है, अगर बर्फी को यहां से निकाला जाए तो इतनी संख्या में निकालें कि वो ढेरी जो लगाएं, अगर यहां से कुछ निकालें कुछ निकालते जाएं, ढेरी समान ढेरी का निकालें जो यहां पे कुछ नहीं बचे। इस ढेरी में एकदम नहीं बचना चाहिए, एक भी नहीं बर्फी बचना चाहिए, और जो हम बाहर ढेरी लगा रहे हैं इसकी ऊंचाई भी समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए छोटा सा हम कुछ लेते हैं, 10 है, एक थाली में 10 बर्फी है, अब इसको यहां पे दूसरे थाली में लेना है लेकिन कम से कम लेना है, तो हो सकता है हम दो बर्फी लें। तो दो जब बर्फी लेंगे तो बताओ कि दो जब बर्फी लेंगे तो 5 लाइन लगेगा कि नहीं, तो 5 लाइन पूर्ण रूप में देखिए हो गया, सबका बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर हम 15 यहां पे ले लें, एक थाली 10 बर्फी का है, एक थाली 15 बर्फी, समझना है क्लियर, यहां पे समझना है, एग्जाम्पल को समझना है, क्या कहना चाहता है ये, वो क्या कहना चाह रहा है वो चीज को समझना है कि यहां पे 10 बर्फी है, यहां पे 15 बर्फी, एकदम छोटा चीज, छोटे एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। इस परात में रखना है, इसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए
मिट गया, फिर से लिख दे रहे हैं। इस तरह से भरा हुआ इसमें 420 है भरा हुआ और इसमें 130 भरा हुआ है बादाम का बर्फी। अब यहां से हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों कि लेना क्या। जैसे मान लिया जाए, जैसे यहां पे मान लेते हैं कि 10 बर्फी है और एक बर्तन में 15 बर्फी। हम यहां कहेंगे कि ऐसा बर्फी यहां से ऐसी बर्फ इतना बर्फी उठाएं कि अगर हम बच्चों को बांट दें बर्फी में, बच्चों को जब बांट दें तो उसमें एक भी बर्फी नहीं होनी चाहिए और समान बर्फी बंटा जाए। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि यहां से ये दोनों में कॉमन ऐसा उठाएं जो कि पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहां पे मैक्सिमम देखिए कितना कितना लेंगे, 5 5 लेंगे और यहां से भी कितना लेंगे, 5 5 5 लेंगे। अगर बच्चों हम 2 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 2, अगर यहाँ 2 2 ठीक है बढ़ जाएगा, लेकिन 15 को 2 2 बांट सकते हैं, 14 तक बढ़ जाएगा, 1 बच जाएगा कि नहीं, तो बराबर बटा। यहाँ पे ये कह रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जितनी बर्फी दोनों से लें समान संख्या का लें और बच्चों में बांट दें। अब बच्चों में जब बांट दें तो वो हर बच्चों के हाथों में बराबर बराबर संख्या में बर्फियां बटे और इस बर्तन में बर्फी एक भी नहीं बचे। तो बर्फी एक भी नहीं बचे इसका मतलब यहां से और यहां से ऐसी संख्या उठाएंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 5 देखिए, 5 2 10, मतलब यहां से 2 बच्चों को दे सकते हैं और यहां से 3 बच्चों को दे सकते हैं। तो वही चीज यहां पे कहना चाह रहा है कि विक्रेता के पास काजू की बर्फियां 420 है, 420 है, तो 420 और 130 है। तो ये दोनों का जो होगा हम क्या यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर एचसीएफ निकालना है किसका, 420 और 130 का। क्योंकि प्रत्येक ढेरी की बर्फियों की संख्या जब निकालना है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा 420 और 130 का। तो 420 और 130 का जब निकालेंगे तो निकालने का हम लोग फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो 130 डिवाइड किए 420 में, 2 बार में लगा, 3 बार में लगेगा, 13 3 39 आया 30 ही आएगा ना, हाँ 30 आया। फिर ये देखते हैं कि पहला चरण में 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30 आया बच्चों, है ना। 420 मेरा भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन का यही परिमेय है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0 आया, यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे इस भाजक को और लगाएंगे 30 4 बार में लगाएंगे 120 और 10 आया। फिर से देखें दूसरा स्टेप में भी जब काम किए, दूसरे स्टेप में भी जब डिवाइडेशन की प्रयोग किए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किए, एल्गोरिथम का यूज किए, तो देखें नहीं कटा,
तो 30 इंटू 4 प्लस 10 आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0 आया। लेकिन जब तीसरा स्टेप में लगाने की कोशिश किए तो ये 3 बार में कट गया, मतलब 0 आ गया, मतलब आर इक्वल टू 0 आ गया। किस पोजीशन पे? तीसरा पोजीशन पे, कि 30 10 इंटू 3 प्लस आर। तो हम कह सकते हैं कि जो जिस स्टेप में 0 आया तो वहां इसका, तो हम कह सकते हैं कि 420 और 130 का एचसीएफ जो होगा, 420 और 130 का जो एचसीएफ होगा वो 10 होगा मेरे दोस्त। समझ में आया? अगर इस स्टेप 10 होगा तो इसका मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या होगी वो कितना होगा? 10 होगा। प्रत्येक ढेरी में जो होगा संख्या, प्रत्येक ढेरी में जो संख्या होगा 110 होगा, है ना, सॉरी 10 होगा। मतलब ये जो संख्या जो बटेगा, जो 420 और 130 का जो हम थाली में जो हम लगाएंगे वह 10-10 का ढेरी लगाएंगे। कितने का? 10-10 का ढेरी लगाएंगे तो सब समान ऊंचाई का ढेरी होगा और पूरी तरह लगा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगा कोई भी ढेरी में, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि एल्गोरिदम जो होगा यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इसी पॉइंट से, इसी सेम डिजिट को, सेम चीज को बारीकी ढंग से एक एक पॉइंट को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोग देखें कि पिछले उदाहरण तक देखें कि रियल नंबर का जो चैप्टर है ना, रियल नंबर का जो चैप्टर है, ये बुक, इस बुक से, है ना, रियल नंबर का चैप्टर इस बुक से, जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए बिहार बोर्ड में जो मैथ्स का बुक चलता है, उसी से आपका पूरा ये क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन होगा, एक एक उदाहरण होगा। तो हम लोग अभी समझे एक मिनट, हम लोग समझे कि यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन के बारे में यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में समझे कि ये दोनों होता क्या डिफरेंस होता है ये दोनों में। तो बारीकी ढंग से हम लोग सीखे कि एल्गोरिदम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जो वो एक यूक्लिड ने एक प्रमेय दिया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। वही उन्होंने ये बताया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उन्होंने ही ये इक्वेशन से उसी से निकाला गया फॉर्मूला। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक ये उदाहरण, जितने उदाहरण हम समझाएं इस दोनों पॉइंट्स के बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह स्टडी 24 के साथ लगे रहिए, साथ रहिए। आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा, हर उदाहरण का एनालिसिस किया जाएगा। तो बच्चों बहुत ज़्यादा समय हो गया, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका प्रश्नावली 1.1 लेकर आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, उसका क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम उदाहरण का एग्जाम्पल का किए उसी तरह उसका पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।